हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीपीएससी 2022 यानी कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और आप लोगों ने कमेंट में काफी दिनों से कहा था कि सर इकोनॉमिक सर्वे पर भी वीडियो लेकर आइए। तो फिलहाल समय बहुत कम है, इसलिए आपको बहुत डिटेल में चीजों को बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने उसे कुछ कम प्रश्नों के माध्यम से आपको रिवाइज कराने के लिहाज से तैयार किया है कि कुछ कम प्रश्नों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको पता होने चाहिए उन्हें हमने कवर किया है। बहुत ही सीमित समय में यह तैयार किया गया वीडियो है। बहुत ही सीमित समय में आपकी तैयारी इसमें हो जाए, आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसी ना छूट जाएं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यह सोचकर इसे तैयार किया गया है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ाई पहले से भी की होगी, ठीक ठाक की होगी। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो रिवीजन की तरह आप पढ़िएगा कि आपको बहुत सारी चीजें आपने जो पढ़ी होंगी उसे आप रिवाइज कर सकेंगे। और अगर आपको विस्तार से पढ़ना होगा आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में तो अभी अगली परीक्षा के लिए जल्द ही हम विस्तार से एक क्लास भी लेकर आएंगे। इसके बारे में विशेष रूप से हम वह तैयार रखेंगे 68वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए। फिलहाल 67वीं बीपीएससी परीक्षा नजदीक है तो इसे कवर करते हैं, फिर आगे की आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो अभी जो इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण आया है वह 16वां है और कब हुआ है? 25 फरवरी 2022 को। याद रखिएगा, 25 फरवरी 2022 को बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण यानी किसी को इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि यह बिहार का जो 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है किसने प्रस्तुत किया? तो किशोर प्रसाद, तारा किशोर प्रसाद नहीं है, तार किशोर प्रसाद है। और यह जो थे उस वक्त, अभी नहीं, उप मुख्यमंत्री थे, साथ ही वित्त मंत्री भी थे, तार किशोर प्रसाद। ठीक है, वर्तमान में अभी नहीं, यह तब की बात हो रही है, फरवरी 2022 की। वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहा? तो यह था 2.5 क्या प्रतिशत। अब देखिए इसमें कि यह जीएसडीपी क्या है, आपने सुना होगा जीडीपी, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए यहां पे क्या एक वर्ड आ गया? स्टेट लग गया, यानी कि राज्य विशेष के लिए जब जीडीपी बनता है यानी कि स्टेट का जीडीपी बनता है तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। तो इसकी वृद्धि दर क्या रही 2020-21 में? तो 2.5% रही। और यह भारत के लिहाज से देखा जाए यानी संपूर्ण भारत की जो जीडीपी थी 2020-21 में वह माइनस में आप देख सकते हैं मौजूद थी और उसकी तुलना में बिहार की स्थिति काफी बेहतर है। अब यह होता क्या है इसको और अच्छे से जान लेते हैं। जीडीपी क्या है और यह स्टेट जीडीपी क्या है यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, जीएसडीपी क्या है? तो वही वाली बात है कि जीडीपी में जिस प्रकार से होता था कि एक निश्चित अवधि, वो अवधि हम लोग क्या लेते हैं? एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के दौरान जैसे मान लीजिए कोई यह बिहार है, ठीक है, यह बिहार की मान लीजिए भौगोलिक सीमा है। तो इस भौगोलिक सीमा के अंदर बिहार का जितना भी उत्पाद था, जितनी भी वस्तुएं थी, वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, और उसके अलावा दूसरी चीज क्या है? उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का बाजार मूल्य, अंतिम मूल्य की बात हो रही है। तो वस्तुएं और सेवाएं, सेवाएं में क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए संचार सेवा, परिवहन सेवा, तो इनका जो बाजार मूल्य है, कुल मात्रा का बाजार मूल्य जो होता है वही होता है आपका जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब देखिए इसके अंतर्गत तीन चीजें होती हैं, वही जो जीडीपी के अंतर्गत होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, जैसे कि कृषि का कार्य होगा, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन कार्य वगैरह, यह प्राथमिक क्षेत्र का है। द्वितीय क्षेत्र में इसे विनिर्माण का कार्य यहां पर होता है, कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो कच्चे माल को तैयार, जैसे विद्युत उपकरण बनाए जाएंगे, ठीक है, खाद्य निर्माण, प्याज है, टोमेटो है, उससे कोई प्रोडक्ट बना, प्रोसेस्ड फूड बना,
कपड़ा उत्पादन वह भी इसी के में बनेगा, हस्तशिल्प हो गया वह भी इसी के अंतर्गत आएगा। यह सब क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। एक होता है तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय, टर्शियरी, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, वही परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, जितनी भी सेवाएं हैं, इसीलिए इसको हम कहा गया है सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र ही पूरा सेवाओं से ही संबंधित है। अब देखिए इस इकोनॉमिक सर्वे में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना था। यहां पे ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान मूल्य पर कितना था, तो वर्तमान मूल्य पर था 618.63 हजार करोड़ रुपए, हजार करोड़ रुपए। यह जो GSDP था किस पे था, वर्तमान मूल्य पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। लेकिन स्थिर मूल्य पर देखिए तो स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 618.88 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, अब यह स्थिर मूल्य किस वर्ष के आधार पर तैयार है, 2011-12 इसका क्या है, आधार वर्ष है। जब स्थिर मूल्य की बात होगी तो उसके लिए कोई एक आधार वर्ष तय होगा, और वर्तमान में जो आधार वर्ष तय है वह है 2011-12। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, तो आप देखेंगे कि वर्तमान मूल्य में ज्यादा आपको दिखेगा और स्थिर मूल्य में आपको कम दिखेगा। अगला देखिए, बिहार में पिछले 5 वर्षों यानी कि 2016-17 से 2020-21 इन 5 वर्षों में कृषि संबद्ध क्षेत्रों में किस दर से वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर है, यहां पर यह गलत लिखा है, 2.1% की दर से वृद्धि हुई है पिछले 5 वर्षों में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना है, 2.1%। ठीक है, आगे देखिए, इस सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य पर 2020-21 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय रही 50,555 रुपए प्रति व्यक्ति की आय थी। लेकिन आप देखिए 19-20 में, यानी कि 20-21 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किस वर्ष के लिए बात हो रही है, 2020-21 के लिए हो रही है। लेकिन 19-20 में देखा जाए तो 49,272 रुपए थी, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यानी कि 20-21 में वृद्धि हुई, कितनी हुई, 2.5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए प्रति व्यक्ति आय कितनी रही हाल में, तो आप बताएंगे 50,555। ठीक है, आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, आप देखिए GDP से हम कहां पे, GSDP से NSDP में आ गए। तो G और N में क्या था, एक जगह G का मतलब जहां पे था ग्रॉस, और यहां पे N आ गया, N का मतलब क्या है, नेट। इसी को हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध। शुद्ध, ये जो निवल का मतलब हो गया, इसी को हम कह सकते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यह होता है कि जो GDP है, यानी कि क्या है, इस तरह से देखिए, GSDP में माइनस कर दीजिए, क्या, D माइनस कर दीजिए। D क्या है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या है, इसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास का मतलब हुआ कि जो स्टेट की GDP थी उसमें से उतना हमें माइनस करना है मूल्यह्रास। वो मूल्यह्रास क्या होगा, उसका मतलब यह हुआ कि किसी खास किस्म की टूट फूट हुई, किसी निर्माण में कुछ नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से कुछ मूल्य का ह्रास हुआ, तो उसको हम जब घटा देंगे तो हमारा ग्रॉस की जगह क्या निकल आएगा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वह उसका मूल्य कितना है, तो 566.47 हजार करोड़ रुपए है। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो कम मिलेगी आपको GSDP से। आगे देखिए, स्थिर मूल्य पर अगर बात की जाए 2011-12 के आधार वर्ष के अनुसार, तो यह है 379.55 हजार करोड़ रुपए। आगे देखिए, वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है, तो 2016-17 से 20-21 में रही 2.3%।
यह तो बात हो गई किसकी, प्राथमिक क्षेत्र की। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में 4.8 द्वितीयक, और तृतीयक की बात करें तो तृतीयक किसी को क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर 8.5। तीनों का याद रखना है, प्राथमिक 2.3, द्वितीयक 4.8 और तृतीयक 8.5% रही। तीनों का पिछले 5 वर्षों में यह रहा। आगे देखिए, वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर था। तो बिहार का शीर्ष स्थान पर जो जिला था वह था पटना। किस मामले में, प्रति व्यक्ति की बात हो रही है। एक तो प्रति व्यक्ति और दूसरी बात याद रखिएगा सकल जिला घरेलू उत्पाद। अब स्टेट से भी अंदर आ गए, हम जिले के अंतर पे आ गए हैं। तो जिले में सबसे सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद किसी का रहा, सर्वाधिक अगर किसी का रह रहा है तो वह किसका है, वह है पटना का। यहां पर कितना है प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति है 1.31 लाख रुपए। 1 लाख से भी ज्यादा है, 1.25 लाख से भी ज्यादा है। सबसे कम कहां पे है, सबसे कम है शिवहर जिले में। शिवहर में है 0.19 लाख रुपए, यानी कि 19,000 रुपए एक साल में निकाला जाता है ना, आपको पता है। अब देखिए 19,000 रुपए यहां पर है और 1,31,000 रुपए वहां पर है। इन दोनों में लगभग कितने गुने का अंतर है, 7 गुने का अंतर है। तो आपको दोनों का पता चल गया, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जिला उत्पाद किसका है, पटना का है, यानी कि बिहार की राजधानी, और सबसे कम शिवहर का है। दोनों में अंतर कितना है, 7 गुने का अंतर है। आगे देखिए, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक, 1 वर्ष की बात है यहाँ पे, बिहार की समग्र वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही। तो 3.1% रही। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पिछले सितंबर 2020 से सितंबर 2021 में क्या रही मुद्रास्फीति, तो आप बताएंगे मुद्रास्फीति दर 3.1% रही, इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से जो अभी हाल ही में आया है। इसमें ग्रामीण और शहरी का अगर देखें तो अलग अलग है। ग्रामीण में 2.8 है और शहरी में 4.9 है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर कम है और शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। इसी वजह से संयुक्त रूप से कितना हो जाता है, संयुक्त रूप से हो जाता है दोनों का मिला के समग्र रूप से 3.1%, लेकिन शहर में सर्वाधिक है दोनों की तुलना में। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया। तो देखिए, राज्य सरकार ने कुल जितना व्यय किया है वह 1,65,696 करोड़ रुपए। यह कितना है 2020-21 में 1,65,696, लेकिन इसके पहले वाले आर्थिक सर्वेक्षण में इतना नहीं था, इससे कम था। उसमें से 13.4% की वृद्धि हुई। इतना वृद्धि करने के बाद यह अभी वर्तमान में जो कुल व्यय था 2020-21 का वह इतना था राज्य सरकार का। तो यह 13.4% की वृद्धि में एक सबसे बड़ा कारण कौन था इस वक्त में, इस वृद्धि का एक जो कारण था वह याद रखिएगा कोरोना काल था वह। और उस कोरोना काल में सरकार को बहुत सारी व्यवस्थाओं के ऊपर खर्चे करना पड़ रहे थे, बहुत सारे उसके खर्चे बढ़ गए थे। आगे देखिए, पूंजीगत व्यय कितना था 26,203 करोड़ और राजस्व व्यय कितना था 1,39,493 करोड़ रुपए। यहां पर पूंजीगत व्यय कम था और राजस्व व्यय ज्यादा था। अब आगे देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी थी 36,735 करोड़ और राजस्व प्राप्तियां कितनी थी 1,28,168 करोड़ रुपए। तो आपने साफ साफ देखा कि राजस्व व्यय भी ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां भी ज्यादा है। पूंजीगत व्यय भी तुलना में कम है और पूंजीगत प्राप्तियां भी तुलना में ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग ने कौन से ऐप की शुरुआत की है। तो ऐप का नाम है बिहान। बिहान क्या है, एक ऐप है और इस ऐप के माध्यम से जो बिहार के किसान हैं उन्हें डिजिटल कृषि सेवाएं मिलेंगी। डिजिटल कृषि सेवाएं इस प्रकार की सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म में किसानों के लिए तैयार की गई थी उन्हें एक साथ लाकर रख दिया गया है किसमें, बिहान ऐप में। तो यह एक अच्छी सुविधा है। आगे देखते हैं, राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी। कोविड की वजह से ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा करने की मांग बढ़ती जा रही थी। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने क्या किया कि चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन
के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नीति लेकर आया और नीति का नाम क्या था? ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। तो आपको वर्ष याद रखना है, आप 19, 20, 22 में कहीं नहीं जाइएगा, आप याद रखिएगा जो ऑक्सीजन के लिए यह नीति आई, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 थी। आगे देखिए, वर्ष 2020-21 में बिहार में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि दर थी, कितनी थी? तो यह थी 10.3%, जो कि बहुत है। कितनी बहुत है? देश में सर्वाधिक है, यानी कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा बिहार में, ठीक है। तो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हम देखते हैं किसकी? परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में, तो वह बिहार में है और वह कितनी है? 10.3%। आगे देखिए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों, फिर से वही 2016-17 से 2020-21 में किस उपक्षेत्र में वृद्धि सर्वाधिक रही? तो किस क्षेत्र के उपक्षेत्र की बात हो रही? जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जो उपक्षेत्र है उसमें कौन से उपक्षेत्र थे जिसमें सर्वाधिक रही? अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा। पशुपालन में सर्वाधिक रही 10%। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक रही? तो आप बताएंगे वृद्धि दर पिछले 5 साल में पशुपालन में सर्वाधिक रही। दूसरे नंबर में भी याद रखिएगा, मत्स्य पालन 7%, लेकिन पशुपालन 10% सर्वाधिक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्र में। आगे देखते हैं, 2020-21 में सर्वाधिक फसल उत्पादन करने वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? बहुत जो मुख्य फसलें हैं उनका हम जिक्र करेंगे जिनके बारे में सवाल बन सकता है। तो 20-21 में आप देखिए तो चावल में सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर पश्चिम चंपारण। ये घटते क्रम में है, मतलब सबसे ज्यादा रोहतास में, फिर औरंगाबाद में, फिर पश्चिम चंपारण में। गेहूं उत्पादन के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? रोहतास में सर्वाधिक, फिर मुजफ्फरपुर, फिर भोजपुर। दलहन उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा है? पटना, नालंदा और औरंगाबाद। ईख उत्पादन में कौन सा है पहले नंबर पे? तो पहले नंबर पे है पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर पे है गोपालगंज और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये है पूर्वी चंपारण, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रमुख जानकारी है, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि गरीब जिलों की जो पहचान की गई सर्वेक्षण में, उसमें बताया गया है कि संपूर्ण बिहार के लिए 2 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? तो पटना है, हमने पहले भी जिक्र किया था, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद जो है इसका सर्वाधिक है 1.31 लाख रुपए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो बेगूसराय है, सबसे संपन्न जिले। और दूसरी ओर जो सबसे गरीब हैं वह कौन से हैं? तो सबसे गरीब है अररिया 0.21 और उससे भी ज्यादा गरीब है शिवहर 0.19। इसके बारे में याद करिएगा, हमने जिक्र किया था कि सबसे बेहतर स्थिति पटना और सबसे खराब स्थिति जो है शिवहर की है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में। अब देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देश में सर्वाधिक डाकघर किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक डाकघर इस इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में इसके बारे में जानकारी दी थी। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 17,670, लेकिन बिहार में कितने हैं? तो बिहार में है 9,095। तो यह थी आर्थिक सर्वेक्षण पर आज महत्वपूर्ण जानकारियां जो राज्य विशेष यानी कि बिहार के संदर्भ में थी। उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के लिए यह लाभदायी हो सकती हैं। कम समय में बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं आज, और उम्मीद है कि आप इसे ढंग से एक बार देख लेंगे तो आपका सब कुछ जितना कुछ पढ़ा होगा वह रिवाइज हो जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।